नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय। और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि लखनऊ के अलीगंज इलाके में बिल्डिंग में लगी आग से 15 लोगों की मौत हो गई और इस अग्निकांड के बाद 15 लोगों की जान चले जाने के बाद अब अधिकारी हैं, विभाग है, वो एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं और कार्रवाई का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने आज इस बिल्डिंग के बाहर नोटिस चस्पा कर दिया और बिल्डिंग के मालिक से 15 दिनों के भीतर जवाब मांगा है, स्पष्टीकरण मांगा है। उसके बाद बुलडोजर कार्रवाई की बात लगभग तय मानी जा रही है, क्योंकि 2016 में ही इस बिल्डिंग को अवैध घोषित करते हुए इसको ध्वस्त करने की का नोटिस जारी किया गया था। पता नहीं किन कारणवश 2 महीने के भीतर ही उस आदेश को ही निरस्त कर दिया गया, जिसके बाद इस बिल्डिंग में कमर्शियल एक्टिविटी चल रही थी और इसका जो कमर्शियल टैक्स था वो नगर निगम भी वसूल रहा था। लेकिन जिस तरीके से 22 तारीख को अग्निकांड होता है और 15 लोगों की इसमें जलकर मौत हो जाती है, उसके बाद कार्रवाई का सिलसिला शुरू होता है। एक एक करके सीएम योगी के निर्देश के बाद 4 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाता है। उसमें एलडीए के भी एई और जेई होते हैं, साथ ही साथ वहां पर फायर विभाग के भी एक अधिकारी होते हैं और बिजली विभाग के भी एक सीएल होते हैं। लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार इस बड़े अग्निकांड के लिए जिम्मेदार कौन है? कौन है वो विभाग जिसकी जिम्मेदारी बनती है? क्या जिम्मेदारी तय हो पाएगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन इसमें एक और अपडेट सामने आ रहा है। उसमें इस अपडेट के तहत ये जो बातें निकल करके सामने आ रही हैं कि 18 इंजीनियरों के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति एलडीए वीसी ने की है और इसकी रिपोर्ट शासन को भेज दी है। 6 एलडीए के अफसर इसमें सस्पेंड किए जा चुके हैं। लेकिन सवाल ये है कि जिन कंधों पर ये जिम्मेदारियां होती है, आखिरकार वो क्यों शांत बैठ जाते हैं, मुंह पर टेप लगा के बैठ जाते हैं, आंखों पर पट्टी बांध करके बैठ जाते हैं? शायद यही कारण है कि लगातार इस तरह की घटनाएं घटित होती हैं। हमने लखनऊ में पहले भी देखा है किस तरीके से एक होटल में अग्निकांड हुआ था, वहां भी कुछ लोगों की मौत हुई थी। लेकिन ये एक दर्दनाक अग्निकांड है जिसके निशान शायद ही कोई भुला पाएगा। भले ही बिल्डिंग ध्वस्त हो जाए, भले ही जमीन दोज हो जाए, लेकिन इसके निशान भुला पाना अपने आप में एक बड़ी बात है। फिलहाल चलते हैं अपने सभी सहयोगियों के पास, एक एक करके हमारे साथी हमारे साथ जुड़ेंगे, जो आज की बड़ी खबरें उनके शहरों की है हमारे दर्शकों को बताएंगे। सबसे पहले हम इंद्रवीर के पास चलते हैं, रायबरेली। इंद्रवीर, रायबरेली से कौन सी खबर है? और देखिए अखंड, हमारी मौजूदगी कलेक्ट्रेट ऑफिस के ठीक बाहर है और मेरे पीछे आप देख सकते हैं तमाम सारी भीड़ है और ये भीड़ जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं की है और जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में आज अगर मैं बात करूं तो राज्यपाल महोदय को एक ज्ञापन दे रहे हैं कांग्रेस कमेटी के तमाम सारे पदाधिकारी। और जो मुद्दा राम मंदिर में चंदा चोरी को लेकर के जो बातें चल रही हैं, जो एसआईटी की जांचें हो रही है, उसको लेकर के तमाम सारी ऐसे विरोध जता रही है और भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद के नारे और योगी सरकार के नारे लगा रहे हैं। और ये तमाम सारे पदाधिकारी हैं, हम इनसे बात करने की भी कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या है पूरा मामला और किस वजह से आप लोग आज ये कर रहे हैं। क्या शुभ नाम है आपका? वीरेंद्र यादव जी। क्या है वीरेंद्र यादव जी, और किस वजह से आज आप लोग ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, पूरे देश प्रदेश में सरकार भगवान के नाम पे लूट कर रही है। राम मंदिर में जिस तरह से किया गया है, ये पूरे देश की आस्था के साथ खेला है। पूरा देश प्रदेश राम आस्था रखता है, राम कण में राम है, हम सब उनके अनुयायी हैं, उनको मानते हैं। लेकिन बीजेपी की सरकार जिस तरह से 200 करोड़ की चंदा चोरी, चांदी जवाहरात जो लोगों ने राम के मंदिर में दान किया है, उसका चोरी करने का काम किया है, लूट करने का काम किया है, जिसके सारे वीडियो फुटेज है। और सरकार की मिली भगत के बिना इतनी बड़ी चोरी नहीं हो सकती। में बिना सुरक्षा के सुई नहीं जा सकती। इतने ज्यादा पैसे वहां से निकल रहे हैं, सरकार इसमें मिलेगी। मेरा आपसे एक सवाल है कि जिस तरीके की गतिविधियां हैं उस पर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हाल में ही गए और उन्होंने भी बताया कि आप लोग परेशान न हो और 15 दिनों के अंदर इसकी जांच होगी और उचित जांच होगी। और इसकी जांच एसआईटी की टीम ने जो गृह सचिव है उनको सौंप भी दी है और आगे भी और भी कार्रवाई चल रही है। तो क्या सरकार के ऊपर आप लोग ऐसे उंगली उठा रहे हैं, जो एक आस्था का केंद्र है जिसका 500 साल पहले एक हम लोग तरस रहे थे कि राम भगवान अपने घर में आए। हम एक हिंदू होने के नाते हर एक आदमी हिंदुत्व को बात कर रहा था, तो अब उस पर आप लोग को क्या विश्वास नहीं रहा? देखिए, सरकार तो बेवकूफ बना रही है। सबसे पहले तो एफआईआर होना चाहिए, एफआईआर के बाद उसका एसआईटी गठित होती है। एफआईआर की कौन सी एसआईटी, कौन सी जांच, किसका मदद से जांच हो रही है? सबसे पहले एफआईआर दर्ज होती है, ना किसी के ऊपर एफआईआर दर्ज हो रहा है, ना किसी को पकड़ा जा रहा है, लोगों को बयान लिए जा रहे हैं। बयान पर सरकार उस पर निपट नहीं, क्योंकि सरकार उस चंदा चोरी में खुद शामिल है, उनके लोग शामिल है। आज जो ट्रस्ट में लोग बैठे हैं कौन है? वो उन्हीं के लोग हैं जिन्होंने पहले ट्रस्ट बनाया, उसको लूटने का काम किया,
और भी कुछ लोग हैं, बात करते हैं। आप क्या कहेंगे और क्या नाम है आपका? नाम बताइए, परिचय बताइएगा जी। मोहम्मद ओके। ये चंदा चोरी तो आज सिलोनी गायब हो गई। 200 किलो सिद्धि समाज में चांदी दान करके बेच रहा था, चांदी गायब हो गई। चांदी की 200 ईंटें चंपतराय जी को दिया अयोध्या जाकर के सिद्धि समाज ने दिया था। मंदिर बनने से लेकर के मंदिर के निर्माण, चंदा चढ़ावा सिद्धि जो ड्राइवर था वो 150 करोड़ की, आप अंदाजा लगा लीजिए किस लेवल की चोरी। हम एक बार अखंड जिला अध्यक्ष कांग्रेस के हैं पंकज त्रिपाठी, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। त्रिपाठी जी, अध्यक्ष जी, हमारे साथ जिला अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी के पंकज त्रिपाठी हैं। हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या जो है किस तरीके का ये धरना प्रदर्शन है, किस तरीके का ज्ञापन आप लोग दे रहे हैं। जिला अध्यक्ष है कांग्रेस के, सर किस तरीके का ये ज्ञापन दिया जा रहा है और क्या है पूरा मामला बताइए। आज हम लोग आए हुए पैसों की सरकार के लोगों के द्वारा जो चोरी की गई है, एसआईटी की जांच हो रही है और उसके बाद भी एसआईटी जांच सौंप दी गई है, तो उसमें भी आप लोग अभी ये जो विशेष जांच हुई है अभी ये तो जांच करने वाले भी वही लोग हैं। इसकी तो तस्दीक जांच करना चाहिए। जांच करने वाले जो शासन प्रशासन पूरी तरह से इससे सक्षम होता है और ये जांच में विश्वास की योग नहीं, अभी तक कोई कार्रवाई भी नहीं हुई है। आप लोग देख रहे हैं। देखिए, अब क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके की जांचें चल रही है और जांच को लेकर के अभी आप लोग संतुष्ट नहीं है और लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी गए वहां पर और उन्होंने कहा कि 15 दिन के अंदर दूध का दूध और पानी का पानी होगा। देखिए, ये तो वही बात है, जिसने चोरी की है उसी को जज बना दे, तो ये नहीं चलेगा। ये देश की जनता समझ रही है कि भगवान राम के नाम पे जिस तरह इस देश को ठगा गया, उसी तरह आज चंदे के नाम पे ये सरकार के संरक्षण में हो रहे हैं। चंदा हजारों करोड़ की चोरी पर दूर जाती एक है। सवाल पूछ रही है जी सवाल पूछ रही है कि सरकार तो अपना काम कर ही रही है। सरकार ने तो एसआईटी का गठन कर ही दिया है और बिना जांच के किसी को सूली पे थोड़ी मत चढ़ा देंगे। क्या आपके पास कोई ऐसा साक्ष्य है, सबूत है जिसके हिसाब से व्यक्ति जिम्मेदार है? अगर है तो आप उस सबूत को दीजिए, हम भी अपने दर्शकों को दिखाएंगे और अगर हो सके तो मुख्यमंत्री भी इसको देखेंगे। क्या आपके पास कोई साक्ष्य है, जरा बताइए। देखिए, हमारे यहाँ एंकर का कहना है स्टूडियो से कि जिस तरीके की जांच हो रही है, एसआईटी की जांच हो गई, रिपोर्ट सौंप दी गई है, तो क्या कोई साक्ष्य है कांग्रेस पार्टी के पास ऐसा कुछ? अभी जैसे भी जांच चल रही है, हमारा नहीं ये कहना है कि क्या कुछ ऐसा साक्ष्य है आप लोग के पास जिसको दिया जाए? अभी सारी चीज उनके पास है। जो खबरें आई सबने माना कि बड़े स्तर पे चोरी हुई है। चंदा की तमाम जो चादर था उसकी चोरी हुई है। ये तो वही बात हो गई कि चोरी भी हो गई और पैदा भी तो दिखा नहीं, क्योंकि रिकॉर्डिंग हुई नहीं है। तो ये तो बड़े स्तर पे ये तो साफ साफ लगता है कि सरकार का रुख साफ है कि सबने चोरी को और उन्होंने चढ़ावा। देखिए, इनका कहना है कि सरकार अब इस पर लीपापोती कर रही है। जिस तरीके से एसआईटी की जांच हुई, इनका सीधा कहना है कि जांच की जो टीम बनी है वो भी लोग उन्हीं के हैं और उन्हीं के लोग जांच कर रहे हैं। तो सरकार पे अब कांग्रेस पार्टी को भरोसा नहीं रहा। इनका एक बार इनसे इनका कहना है कि इनका ये कहना है कि जांच जो जांच कराई जाएगी। नहीं, इनका कहना है कि जांच जो हो वो, इनका कहना है कि माननीय न्यायालय से रिटायर्ड पर्सन जो है उनको जो है जांच। दिक्कत यही है कि कभी कोर्ट के जब फैसले आते हैं तो उस पर भी कई बार आपत्ति दर्ज होती है। सीबीआई को ईडी को बताते हैं, ये केंद्र सरकार के दिशा निर्देश पे काम करते हैं। जो अधिकारी जांच करते हैं उसको भी बता दे रहे हैं कि जांच तो होने दीजिए, जांच में कुछ निकल कर तो आने दीजिए। जब तक कोई जांच होगी, पूरा उसका रिपोर्ट कार्ड आएगा नहीं, जांच में किसके खिलाफ फैसला किया गया है, बहुत सारी चीजें निकल करके सामने आ रही कि मंदिर ट्रस्ट से जुड़े हुए तमाम लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की बात की इस रिपोर्ट में। तो अभी कुछ भी किसी निष्कर्ष पर निकालना, ये कैसी जल्दबाजी नहीं होगी क्या? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से अब ये जगह जगह कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने आज अपने जो है माध्यम से
अगर मैं बात करूं, राज्यपाल महोदय को एक ज्ञापन देने का काम किया है और इस टीम के ऊपर उनको भरोसा नहीं है। जांच कमेटी निष्पक्ष तरीके से किसी दूसरे व्यक्ति से जो माननीय न्यायालय से रिटायर्ड पर्सन है या और टीम की अपनी मांगे हैं, ऐसे लोगों से जांच कराइए ताकि एक निष्पक्ष जांच हो पाए। इस मांग को लेकर के आज ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। जी बिल्कुल इंद्रवी, ठीक है। सही बात है। जिस तरीके से चंदा चढ़ावे में या चढ़ावे में जिस तरीके से लोगों ने दान पेटी को ही, जो वहां पे कर्मचारी थे, उन्होंने ही उसको लूटने का काम किया है, बहुत गलत काम है। और बिल्कुल अगर इसमें जो लोग भी दोषी है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जहां तक चीजें निकल करके सामने आ रही, जो हमारे पास जानकारी है उसके हिसाब से इस मामले में कठोर कार्रवाई के लिए कहीं ना कहीं एसआईटी ने भी बातें रखी हुई हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इस मामले में कौन लोग दोषी हैं और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। फिलहाल इस पूरे मामले पर राजनीति होती हुई दिखाई दे रही है, चाहे वो समाजवादी पार्टी की तरफ से हो, कांग्रेस हो, और बीजेपी के भी तमाम लोग हैं जिन्होंने पत्र लिख करके जांच की बात कही थी। ऐसा नहीं है कि केवल कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो या फिर अन्य विपक्षी दल ही हो, बल्कि सत्ताधारी दल से जुड़े हुए लोगों ने भी इस मामले को लेकर के कहीं ना कहीं बात जांच के लिए लिखी है। अब देखने वाली बात होगी कि एसआईटी की इस जांच में कौन दोषी निकलते हैं, उनके खिलाफ किस तरीके की कार्रवाई की जाती है। फिलहाल इस खबर पर जरूर नजर बनाए रखिएगा। जो भी अपडेट आएगा हमारे दर्शकों को जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ज्ञानेंद्र के पास चलते प्रतापगढ़। ज्ञानेंद्र, प्रतापगढ़ से कौन सी खबर है? बिल्कुल अखंड, देखिए प्रतापगढ़ से दो बड़ी खबरें हैं, लेकिन खबरों की स्टार्टिंग में पहले मैं बात करूंगा कि लखनऊ में जिस तरीके से ये कहा जा सकता है अग्निकांड नहीं एक हत्याकांड है, क्योंकि प्रतापगढ़ में भी 19 जून 2015 को उसी तरीका पूरे लखनऊ के ही तरीके से एक अग्निकांड हुआ था जिसमें 14 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन उसमें भी प्रशासन कोई जो है सख्त कार्रवाई नहीं किया था। ये कह सकते हैं कि एक अग्निकांड के बाद मात्र एक हफ्ते तक जो मॉकड्रिल चली है और जो जिस तरीके से कार्रवाइयां की गई, लेकिन उस फिर से ठंडे बस्ते में जो है डाल दी गई। मैंने आपको कल भी बताया था कि प्रतापगढ़ के प्रतिष्ठित व्यवसायी भाजपा नेता सुनील गोयल, जो जिनका ये होटल था, पहले आर्यन होटल के नाम से जाना जाता था, अब जिंदर होटल के नाम से जाना जाता है। फिलहाल उस पर भी अभी तक कोई ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नहीं की गई, लेकिन एक चीज देखा गया कि आखिर जब कोई कांड घटित होता है तो उसके बाद ही क्यों प्रशासनिक अमला जागता है। प्रतापगढ़ में तकरीबन 18 से अधिक कोचिंग सेंटर्स हैं, लेकिन 2 ही 3 सेंटरों पे जाकर के फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने केवल एक काम किया कि जाकर के केवल 2-4 फोटोज खिंचवाई और उसके बाद ठंडे बस्ते में ये लोग डालने का काम कर सकते हैं। पुलिस किस तरीके से काम करती है मैंने आपको कई बार बताया है और फिर से आपको ये बताने में कोई मुझे गुरेज नहीं हो रही है कि केवल प्रतापगढ़ पुलिस फोटो खिंचवाने के लिए ही आगे रहती है। और चाहे वो मैं अग्निकांड को ही नहीं बात करूंगा, मैं चाहे जिस चीज की, चाहे बैंक की चेकिंग को लेकर के बात करूं, चाहे रोड की चेकिंग, गाड़ियों की चेकिंग से लेकर के बात करूं, सिर्फ और सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए और ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे डालने के लिए पुलिस हैंडल्स के जो ट्विटर, इंस्टा और फेसबुक पे हैंडल्स होते हैं उस पर डालने के लिए क्या फला चौराहे पर ये कार्रवाई की गई। आज ये चीज किया गया, वही चीज कल फायर ब्रिगेड अग्निशमन के लोगों ने किया। केवल 4 फोटो खिंचवा करके मीडिया सेल में डाल देना और एक्स हैंडल पे डाल देना, इंस्टाग्राम पे डाल देना और फेसबुक पे डाल देना कि हमने आज यहाँ पे चेकिंग की, लेकिन कमियां नहीं बताई गई। सिर्फ ये बताया गया कि उनको दिशा निर्देश दिए गए। किस चीज के दिशा निर्देश दिए गए आखिर? और दूसरी चीज ये बात साफ तौर पे बात करें कि जब 15 जून 2000 माफी चाहूंगा 19 जून 2015 को जो है ये घटना घटित हुई थी, तो मात्र एक हफ्ते के लिए पूरे शहर में जितने होटल थे, तब 18 से 19 होटल थे, उस दौरान केवल जाकर के नॉर्मल में चेकिंग की गई थी। उसके बाद से आज तक कोई चेकिंग नहीं की गई। एक हत्याकांड हुआ भगवा चुंगी चौराहे पर, एक लड़की की हत्या की गई, तब उस दौरान प्रशासनिक अमला मात्र 48 घंटों के लिए जागा था और छोटे होटलों पे कार्रवाई करते हुए जब बड़ी मछली पे दाना डालने जाते हैं और वहां कार्रवाई करने जाते हैं, मुझे कोई गुरेज नहीं होता है कहने में, सिद्धार्थ होटल के ऊपर कार्रवाई करने जाते हैं तो ये बड़े बड़े नेताओं का, सत्ताधारी नेताओं का फोन कॉल्स आना शुरू हो जाता है। सोचिए, छोटे होटलों पे आप कार्रवाई कर देते हैं, लेकिन बड़े होटलों पे
कार्रवाई करने के नाम पे आप पीछे हट जाते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि किस तरीके से प्रतापगढ़ की पुलिसिंग चलती है, किस तरीके से प्रतापगढ़ का शासन अमला चलता है। केवल जिसकी सत्ता उसके हाथ में लाठी और उसी के माध्यम से चलते हैं। कल मैंने आपको एक लाइन भी कही थी, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो वही चीज है कि 2015 में 14 लोगों के मौत के जिम्मेदार सुनील गोयल को अभी तक क्यों जो है बाहर आराम से घूम रहा है। उसी चीज उसके होटल के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। आखिर 14 लोगों की मौत हुई थी, 14 मासूमों की मौत हुई थी, जिसमें एक सरकारी कर्मचारी भी था, कुछ लोग बाहरी लोग थे, और कार्रवाई के नाम पर शून्य है। यानी बहुत बड़ा पॉइंट आपने रेज किया है, और एक पॉइंट से एक बात तो समझ में आती है कि यहाँ पर भी 2016 में इस बिल्डिंग को ध्वस्त करने का निर्देश दिया था। मुख्यमंत्री खुद मॉनिटर कर रहे हैं, और जैसे ही उन्होंने मॉनिटरिंग शुरू की, पहले वो घटना स्थल पर गए, फिर उसके घायलों का उन्होंने हालचाल जाना, और जब हालचाल जानने के बाद उन्होंने जब एक हाई लेवल मीटिंग की, उसके बाद तुरंत कार्रवाई का कहीं ना कहीं सिलसिला शुरू हुआ, और उसमें कई अधिकारियों को सस्पेंड किया गया, जांच रिपोर्ट तैयार करने की बात की गई, एसआईटी का गठन किया गया। लेकिन इसमें ज्ञानेंद्र आपसे एक चीज ये जानना चाहेंगे, और आपको भी पूछना होगा, डीएम से पूछिएगा कि आखिरकार उस अग्निकांड के बाद, या उस जिस तरीके से वहां पर एक कोहराम मचा था, जिस तरीके का एक तांडव मचा था, जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी, कमोबेश वहां पर इस आज की डेट में किस तरीके से, क्या सब कुछ सही हो गया है? तब तो पहले जो गलतियां थी, जो कमियां थी, उसको दूर कर लिया गया है? क्या फिर से वहां पर इस तरीके की एक्टिविटीज चल रही हैं? इसको लेकर के जरूर सवाल कीजिए। क्या आपने इससे पहले कोई सवाल किया था, उनसे पूछा था? बिल्कुल, हमने कई बार ऐसे सवाल पूछे। कल भी मेरी अधिकारियों से बात हो रही थी, तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि हम चेकिंग करवाएंगे। साफ तौर से मैं एक-एक होटलों के नाम गिनवा सकता हूँ, जिसमें फायर एनओसी को लेकर के मैं हर एक चीजों की कमियां वहां पे निकल सकती है। यहाँ तक कि होटल के लाइसेंस एक या 2 होटल छोड़ करके किसी के पास लाइसेंस नहीं होंगे। फायर एग्जिट के नाम पे किसी होटल में, जिसके पास लाइसेंस भी होगा, उसके पास फायर एग्जिट के द्वार भी नहीं होंगे। तो साफ तौर पे ये दर्शाता है कि प्रतापगढ़ में होटल्स और साफ तौर पे कोचिंग और अन्य जो सरकारी संस्थान है, मैं यहाँ तक कि मैं बहुत दूर नहीं जाऊंगा, मैं विकास भवन तक की बात करूंगा, तो वहां तक में जो फायर के जो अलार्म्स लगे हुए हैं, जो वहां पे फायर के इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए हैं, वो भी पुराने हो चुके हैं। और बात करें तो हॉस्पिटल की बात करें तो हॉस्पिटल ऐसे कई अवैध रूप से हॉस्पिटल चल रहे हैं, जिनके पास फायर की एनओसी तक नहीं होगी। एनओसी छोड़िए, उनके पास एक सिलेंडर तक नहीं होगा। तो ऐसे कई होटल्स हैं, ऐसे कई कोचिंग्स हैं, ऐसे कई संस्थान है, ऐसे कई सरकारी बिल्डिंगे हैं जहां पर कोई भी फायर के इंस्ट्रूमेंट नहीं होंगे। तो साफ तौर पर दर्शाता है कि फायर विभाग और कि मैं साथ में इंक्लूड करूंगा प्रशासनिक अमला और पुलिस अमला, दो के दोनों तीन के तीनों के मिली भगत से ये पूरा का पूरा गोरा धंधा चल रहा। मैं फिर से एक लाइन दोहरा रहा हूँ, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं हो रही है, क्योंकि जो यहाँ के सरकारी कर्मचारी है, सिर्फ और सिर्फ बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, रुपया का सबसे बड़ा खेल चलता है, और इनको अपनी तनख्वाहों से मतलब होता है, ऊपरी आमदनी से मतलब होता है, लोगों की जिंदगी से कोई मतलब नहीं होता है। लोग क्या हो रहे हैं, जब कोई बड़ी घटना घटित होती है तब इनकी आंख खुलती है, वो भी सिर्फ इनको लोगों की जिंदगियों से शायद फर्क नहीं पड़ता है, और फर्क पड़ता तो शायद इस तरह की घटनाएं नहीं घटित होती। हम ये नहीं कहते कि सारे के सारे कर्मचारी या अधिकारी काम नहीं करते, कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से सिस्टम दागदार होता है, और उन लोगों को चिन्हित करने की जरूरत है। ऐसे जो दागदार करने वाले जितने भी कर्मचारी या अधिकारी हैं, उनको चिन्हित करने की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसे लोगों की वजह से लोगों की जिंदगियां दांव पर लगती हैं, लोगों की जिंदगियां खत्म हो जाती है, कई परिवार खत्म हो जाते हैं, लोग अपनों से दूर हो जाते हैं, उनको वापस नहीं पा पाएंगे। लेकिन ऐसे लोग सिस्टम में बैठ करके सिस्टम की धज्जियां उड़ाने में लगे रहते हैं। फिलहाल ज्ञानेंद्र इस पूरी खबर पर जरूर बने रहिएगा, और अगर हो सकेगा तो संक्षेप में अपनी बात खत्म कीजिएगा। बिल्कुल, एक खबर से और रूबरू कराते चले। 26 तारीख को मुहर्रम है, और मुहर्रम को लेकर के प्रतापगढ़ में काफी जो है टाइट जो है पूरा प्रतापगढ़ रहता है। लेकिन एक जगह पूरे उत्तर प्रदेश की नजर गड़ी रहती है, वो कुंडा में रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया के पिता जो है मुहर्रम के दिन भंडारा करवाना चाहते हैं। ये तकरीबन 2013 से चलता चला आ रहा है। इसमें हाईकोर्ट में भी मामला चल रहा है, लोअर कोर्ट में भी मामला चल रहा है, लेकिन वो अपनी जिद पे अड़े रहते हैं। 2023 में देखा गया था कि किस तरीके से, आपको याद होगा कि वो 48 घंटे मुहर्रम से कुछ दिन पहले ही घर से निकल के तहसील गेट पे तकरीबन 2 से 3 दिन तक
धरने पे बैठ गए थे और अड़ गए थे कि हमको भंडारा करवाना। ये भंडारा किस लिए होता है? मुहर्रम के ही दिन जो है एक बंदर की जो है मंदिर पे मौत हो जाती है, उसी के दिन से वो जिद कर लेते हैं कि हमको जिस रूट से ताजिया निकलती है उसी रूट पे वो मंदिर पड़ता है जहाँ बंदर खत्म हुआ था, और उसके बाद से ही वो अड़े हैं। फिलहाल अभी तक एक बार भी भंडारा नहीं हुआ है, लेकिन प्रशासनिक अमला पूरा का पूरा कुंडा में डटा हुआ है। यहाँ तक कि प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक और जिला अधिकारी दीपक भूकर की भी नजर वहां पे गड़ी हुई है। पिछले साल काफी गर्माहट माहौल था, गेट को लेकर के काफी जो है गहमा गहमी हुई थी, लेकिन भंडारा अभी तक नहीं हो पाया है। ये माना जा रहा है कि आज से उनको जो है नजर बंद कर दिया जाएगा। भद्री किला जो कि 8 गेटों का द्वार है और 8 गेटों पे पीएससी तैनात कर दी जाएगी। अभी कुछ ही देर में ये आदेश आ सकता है, क्योंकि आज 24 तारीख है, 26 को मुहर्रम है। मुहर्रम को लेकर के आज शाम तक में उनको जो है नजर बंद किया जा सकता है, जिसमें रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया के पिता उदय प्रताप सिंह और उनके साथी निर्भय समेत पिछली बार 11 लोग को नजरबंद किया गया था। अब की ये माना जा रहा है कि 11 लोगों से अधिक को नजरबंद किया जा सकता है। लेकिन ये सबसे बड़ी राजनीति यहाँ गर्मा जाती है कि देखा जाता है कि वो जो ताजिया का रूट होता है वो सेम रूट मंदिर के सामने से जाता है और आसपास के जिले समेत तकरीबन 5 जिलों की फोर्स वहां पे तैनात की जाती है। और साफ तौर पे अब ये देखने वाली बात होगी राजा भैया के पिता उदय प्रताप सिंह का अगला रुख क्या होगा। लगातार वो ट्विटर पे रहे हैं कि आपकी हम लोग मुहर्रम में भंडारा करवाएंगे, लेकिन देखने वाली बात होगी क्या प्रशासनिक अमला भंडारे के लिए सहमति देता है कि नहीं। बिल्कुल ज्ञानेंद्र से आप पूरी खबर पर जरूर नजर बनाए रखिएगा। अपने आप में एक बड़ी खबर है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से वो पूरे इलाके को एक तरीके से सीलबंद कर दिया जाता है, उनको नजरबंद कर दिया जाता है, तो अपने आप में एक बड़ी बात है। तो आप इस पूरी घटना पर नजर जरूर बनाए रखिएगा। जो भी अपडेट होगा हमारे दर्शकों को जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आदर्श के पास चलते हैं हरदोई। आदर्श, हरदोई से कौन सी खबर है? देखिए अभी आज हम बताना चाहिए, हम हरदोई जनपद जिला परिवहन कार्यालय में खड़े हैं। यहाँ पर ये मौजूदगी जो है जिला परिवहन कार्यालय है और यहाँ पर हमारे विनय इधर आओ, विनय इस समय हमारी मौजूदगी जो हमारे पीछे आप देखिए ये सब उपभोक्ता बैठे हुए यहाँ पर है। हम सीधे लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो आप भैया किस लिए आए हो? मोटरसाइकिल क्या करवाना है? गाड़ी ट्रांसफर करवाना। भैया आप किस लिए आए हो? आप कब से आ रहे हो? भैया आप किस लिए आए हो? भैया आप किस लिए आए हो? कब से आप आ रहे हो? आज ही आए हो आप? तो ये यहाँ पे उपभोक्ता बैठे थे जिला परिवहन कार्यालय में। अब हम जिला परिवहन अधिकारी से मिलेंगे, उससे कुछ बात करेंगे कि यहाँ पर जो कार्य कैसा चल रहा है। आज इस समय हमारी मौजूदगी है जिला परिवहन ऑफिस में है और हमारे सामने सर बैठे हुए हैं अरविंद कुमार सिंह जी। तो सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे यहाँ पर जो ऑटो चल रहे हैं उन ऑटो में कितने ऑटो हरदोई जनपद इस समय चल रहे हैं और ऑटो की सर सीमा नहीं है सर, जो निर्धारित रूट किया जाता है उसको लेकर चार से 4,500 लगभग 4 से 4,500 रिक्शा चल रहे हैं और उनके लिए जाम से मुक्ति के लिए हमारे जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक आदेश किया गया था कि उनको QR कोड जनरेट करके गुप्त धारण किया गया। इसमें नगर मजिस्ट्रेट साहब और जिलाधिकारी महोदय यातायात अधिकारी महोदय हम सब लोगों ने 10 रूटों का निर्धारण किया है और जिसमें लगभग 1,000 QR कोड भी जनरेट कर दिए गए हैं और अभी भी हम लोग रिक्शा वालों से आवेदन पत्र लेकर के प्रचार प्रसार करके उन लोगों को QR कोड जनरेट करके चस्पा करने के लिए चस्पा करवा रहे हैं। और हमारे नगर पालिका ईओ साहब रिक्शा के खड़े होने का भी स्थान और वहाँ पर चार्जिंग पॉइंट की भी व्यवस्था की जा रही है और
आने वाले समय में ई रिक्शा का चार्जिंग पॉइंट जब हो जाएगा तो ई रिक्शा वालों को भी सुविधा मिलेगी और हमारे शहर से जो पकड़े थे उनको हमारे जिलाधिकारी महोदय और अधीक्षक महोदय के दिशा निर्देश के अनुसार पकड़ों को बाहर कर दिया गया है, जिससे जाम से मुक्ति मिलने लगी। सर एक सवाल आप ये है सर, जो आज चल रहे हैं उसकी अवधि कितनी कब तक होती है? पुराने भी आगे चल रहे हैं। हाँ, जो पुराने रिक्शा चल रहे हैं, जैसे उनके बैच पेपर नहीं होते हैं तो लोग उनको हम पकड़ करके उनके विरुद्ध कार्रवाई करते हैं और जुर्माना भी उनको सुनाया तो सही करा लें। ठीक है आदर्श, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। और कहीं ना कहीं आपने जिस तरीके से बताया है, जो चीजें आपने बताई हैं अपने आप में एक बड़ी बात है और कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या भी होती है तमाम जगहों पर। इस तरीके से जिस तरीके से एक बहुत बड़ा बाधक भी बन चुके हैं ये, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके की आपने कार्रवाई की और जिस तरीके से चीजें आगे बढ़ रही हैं, अपने आप में एक बड़ी चीज है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, आईबीसी के साथ जुड़ने के लिए। आदर्श आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए, कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। और यहाँ पे भागू आप उनसे भी थोड़ा अवगत करना चाहिए, आपको थोड़ा हमको उनका समझिएगा। उनका क्या मतलब है? आ जाओ आदर्श, एक स्टोरी कर लीजिए आप। जी जी जी, हमारे और भी सहयोगी आदर्श, तब तक आप एक काम करिए, हम अपने और लोगों के साथ बात करते हैं कि इस पे स्टोरी फाइल कर लीजिए, ठीक है? और बढ़िया से स्टोरी फाइल करिए इस पे, क्योंकि हमारे और भी साथी इंतजार कर रहे हैं। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आदर्श हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जितेंद्र के पास चलते हैं। बस्ती, जितेंद्र, बस्ती से कौन सी खबर है? बिल्कुल अखंड, आपको बता दें कि बस्ती से बड़ी खबर है, क्योंकि कहीं ना कहीं लगातार पुलिस के ऊपर आरोप लगते हैं कि कहीं ना कहीं पुलिस अच्छा कार्य भी करती है, कहीं ना कहीं गलत कार्य भी, लगातार ऐसे आरोप लगते हैं। लेकिन मामला आपको बता दें अखंड कि मामला वाल्टरगंज थाना क्षेत्र का है, पर मुंडेरवा क्षेत्र का है, जहाँ पे कोर्ट में जो है एक मामला चल रहा था जिसमें जो है मारपीट कुछ लोगों द्वारा की गई थी। जब कोर्ट ने जो है पुलिस को एक जांच सौंपी कि आप वहाँ पे जाइए, जांच करिए, बयान लेके आइए, तो कहीं ना कहीं काफी दिनों से कोर्ट में मामला वहाँ पे लंबित चल रहा था। जब वहाँ पे जो एसआई है वहाँ पे एक जावेद करके जो है वो वहाँ पे जांच करने के लिए जाते हैं, उनसे जो वहाँ के लोगों से पूछा जाता है, वो पूछते हैं वहाँ पे जाके, तो उन्होंने बयान दर्ज किया एक महिला का, वो रिपोर्ट ले जाके उन्होंने कई लोगों का बयान लेने का रिपोर्ट ले जाके उन्होंने जो कोर्ट में दर्ज कराया, तो विपक्षी पक्ष ने भी जो एपीआई है उन्होंने भी दाखिल किया। जब वहाँ दाखिल किया गया तो पता चला कि जिस महिला का उन्होंने बयान लिया वो महिला ऑलरेडी 1.5 साल पहले वो मृतक हो चुकी है और मर चुकी है, और पुलिस द्वारा वहाँ पे जो जांच है, जो एसआई है उनके द्वारा वो रिपोर्ट वहाँ पे सौंपी गई, उनका बयान वहाँ पे दर्ज कराया गया, जो वहाँ पे बयान लिखा गया। फिलहाल विपक्षी से इस मामले को कोर्ट से उसे अपील की, उन्होंने एक एप्लीकेशन दिया जिसपे बात को सुनी गई। तत्काल कोर्ट ने जो है तत्काल जो है उनको पुलिस को तलब किया, उनसे तलब करने का उन्होंने एसपी को भी एक रिपोर्ट लिखी। उन्होंने कहा कि इसमें जो है एक जांच की जाए और जो पुलिस विभाग के द्वारा जो अधिकारी था जिनके द्वारा इस तरह की रिपोर्ट दी गई थी, उनको तत्काल उन पर कार्रवाई की जाए, विभागीय कार्रवाई भी की जाए और उनको तत्काल उनको जो उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करने की बात है। तो कहीं ना कहीं स्वाभाविक बात है ये साफ करके, जिससे कि परिजन का भी यह भी मानना है कि पुलिस कहीं ना कहीं ऐसी कई के केस होते हैं, कई से विवेचनाएं होती हैं, जिस तरह की चीजें लगातार ऐसे देखने को मिलती है, तमाम बयान भी गलत आ जाते हैं, लेकिन कोर्ट ने उस चीज को पूरी तरीके से देखा और समझा और गलत पाया गया, उसमें तत्काल उन्होंने इस तरह का जो एक आदेश जारी किया कि उन्हें जो उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, विभागीय कार्रवाई भी की जाए, तत्काल उन्हें सस्पेंड किया जाए। और एसपी से यह भी कहा उन्होंने कि एक नई टीम गठित करके उसमें नई जो है विवेचना या नई जो पूछताछ है, जो जांच है वो की जाए। अखंड, बड़ी बड़ी हैरान कर देने वाली खबर है। सबसे बड़ी बात है कि आम लोगों का तो बयान ले ही नहीं पाते, क्या कहाँ बयान लेने गए थे जब वो व्यक्ति यहाँ है ही नहीं, धरती पर है ही नहीं, उसका बयान लेने चले गए तो क्या स्पेशल कोई विमान से गए थे या किसी व्यवस्था के साथ गए थे? मतलब करते क्या है, क्या आंख बंद करके काम करते हैं क्या? और इतनी बड़ी लापरवाही कर रहे हैं कि कोर्ट ने उस पूरे मामले पर एसपी से बात की है। क्या इस पूरे मामले में एसपी की तरफ से कोई बयान आया है? जब कोर्ट ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया तो क्या पुलिस की तरफ से जो आला अधिकारी है, कप्तान है, उन्होंने कोई कार्रवाई की है? वैसे भी बड़े ही सख्त हैं और अपनी कार्रवाई के लिए जाने भी जाते हैं। इस पूरे मामले पर क्यों कोई कार्रवाई की है उन्होंने? क्योंकि इतना बेहतरीन काम किया है, जो धरती पर यहाँ पर बयान नहीं ले पाते, वो ना जाने कहाँ से बयान लेकर के चले आए, जो व्यक्ति है ही नहीं। बिल्कुल, जिस तरीके से जो विपक्षी द्वारा जो आरोप है, कहीं ना कहीं स्वाभाविक बात है, ये कह सकते हैं
कि जो एसआई साहब है कहीं ना कहीं जावेद था वो स्वर्ग में जाके शायद बयान लेके चले आए। हो सकता है यमराज जी ने उन्हें खुली एक सीढ़ी दे दी थी कि आप आइए बयान लीजिए और चले जाइए। फिलहाल इस पूरे मामले में जब बस्ती पुलिस अधीक्षक डॉक्टर जसबीर सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया है कि इस तरह की जानकारी कोर्ट के द्वारा प्राप्त हुई है और जो है उस बारे में जानकारी होने के बाद में जो अधिकारी जो पुलिस कर्मी था उनको तत्काल जो है उनको जो है लाइन हाजिर कर दिया गया है। फिलहाल अब बाकी जो टीम गठित की गई है उन लोगों द्वारा उसमें विवेचना की जाए क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें सीओ भी लगाया गया है कि सीओ द्वारा जो उसमें जो बाकी लोग उनसे उसमें जो है गवाह के जो बयान है वो लिए जाएंगे। लेकिन तत्काल देखते हुए पुलिस अधीक्षक जसबीर सिंह ने उसमें जो है कार्रवाई करते हुए नजर आए हैं। बाकी अब जांच के बाद जो चीजें सामने आएंगी अब कोर्ट में जो साक्ष्य सबूत पेश किए जाएंगे उसके बाद देखा जाएगा क्या होता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि वाकई में जो पुलिस है वो कुछ भी कह सकते हैं, कहते हैं सांप को रस्सी और रस्सी को सांप बनाने में तो माहिर है, लेकिन इस तरह की चीजें कर देना और कोर्ट के सामने जब ये चीजें जाना और कोर्ट को जब ये पता चलता है तो फिलहाल उस सिपाही पुलिस ने एक चीज यह भी लगाया कि ये गलती से हो गया, लेकिन कहना स्वाभाविक बात है अखंड गलती ऑन पेपर हो जाना और मुजबानी हो जाना दोनों में बड़ा अंतर होता है। कहीं ना कहीं लंबित मामला मारपीट का चल रहा था और 202 के मामले में इस तरीके की चीजें लापरवाही करना ये बड़ी बात अपने आप में अखंड। हाँ बिल्कुल सही बात है जितेंद्र, एक बड़ी बात है और कहीं ना कहीं इस बड़ी बात की वजह से अपने आप में सवाल खड़े होते हैं पुलिस की कार्रवाई पर कि आखिरकार जिंदा लोगों का बयान तो ले ही नहीं पाते हैं आप लोग जल्दी, मरे हुए व्यक्तियों का भी बयान ले रहे हैं और उसके लिए आप जब व्यक्ति जाता है तो अपने आप में सवाल खड़े होते हैं कि पुलिस कार्रवाई करती कैसे है। और जैसे आपने बोला ना कि सांप को रस्सी रस्सी को सांप बनाने में माहिर होती है पुलिस, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से हम जानते हैं कि जो कप्तान है वो बड़े ही सख्त हैं और अपने सख्त रवैये के लिए और अपने सख्त कार्रवाइयों के लिए जाने भी जाते हैं और इस मामले में भी जिस तरीके से उन्होंने जो आरोपी पुलिस कर्मचारी है, जो अधिकारी है, एसआई है, उसके खिलाफ कहीं ना कहीं लाइन हाजिर की कार्रवाई की अपने आप में बात है। लेकिन सवाल ये भी है कि ऐसे कर्मचारियों अधिकारियों को एक बार कहीं ना कहीं उनको सिखाना पड़ेगा, पढ़ाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि आखिर आपको जो काम करना है, कार्य करना है तो कैसे करना है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है जितेंद्र। फिलहाल इस पूरी खबर पर जरूर नजर बनाए रखिएगा, जो भी अपडेट आएगा हमारे दर्शकों को जरूर दीजिएगा। भी जाना चाहूंगा एक छोटी सी खबर। अगर आपको बता दें कि मामला जो है ये का है जहाँ पे कल से विद्यालय खुलना है, लेकिन वहाँ पे आज जब विद्यालय पे जो है जिस तरह विद्यालय खुला है साफ सफाई की व्यवस्था की जा रही है, जो वहाँ के बच्चे हैं सरकारी विद्यालय वहाँ पे जब जाते हैं तो वहाँ पे एक अध्यापक है, उन अध्यापक के द्वारा उन बच्चों के हाथों में जो कलावा पहनाया गया, गले में जो मालाएं पहनी गई थी जो हिंदुत्व का प्रतीक था, फिलहाल उसको उन्होंने वहाँ पे काटा। यह भी कहा गया कि आप इसको पहन के आएंगे तो आपका नाम काट दिया जाएगा, स्कूल से आपको भगा दिया जाएगा, इस तरह की चीजें आई है। फिलहाल अब हिंदू संगठनों द्वारा रोष किया गया है और कार्रवाई की उसमें बात की गई है। कहीं ना कहीं यह भी बताया गया कि वहाँ पे जिस तरीके से पीपल के पेड़ या बरगद के पेड़ या आपके बेल के पेड़ जो हिंदू धर्म के पूजनीय है उसको भी उस प्रांगण से वो पड़वा के फेंक देते थे, ऐसा आरोप लगते हुए नजर। फिलहाल वीडियो भी सामने आया है जिसमें जो ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि उनके द्वारा जिस तरीके से कलावा काटा गया। हाँ बिल्कुल, अपने आप में चीजें गलत है और कहीं ना कहीं लोगों का जो कहते हैं ना कि विरोध होता है वो विरोध दर्ज भी कराने की बात कही गई है। लेकिन ऐसे मामलों में पुलिस को भी सॉरी माफ कीजिएगा, पुलिस को भी सामने आकर के ऐसे मामलों से जो भी इस तरीके की गतिविधियां हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत है और जो लोग भी इस तरीके गलत काम करते हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई जरूर करनी चाहिए। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका जितेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। एसपी सिंह हमारे साथ बने हुए सुल्तानपुर। एसपी कौन सी खबर है सुल्तानपुर से आज की? सुल्तानपुर जनपद में जिला अध्यक्ष अभिषेक सिंघाड़ा कांग्रेस के जो हैं उनके नेतृत्व में आज एक प्रदर्शन भी किया गया और जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। जो अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा और उसमें जो दान दिया जाता है उसको लेकर के और नीट परीक्षा में जो धांधली हुई, पेपर लीक हुआ, उसको लेकर के और जो बेरोजगारों के साथ एक भाजपा सरकार के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया कि ये जो बेरोजगारों के ऊपर जो बच्चे पढ़ रहे हैं, बाहर पढ़ रहे हैं, उनको लेकर के और जो लखनऊ में अभी पिछले दिनों जो आग के हवाले से कोचिंग संस्थानों में हुआ तो उसमें उन्होंने सरकार के ऊपर सीधा निशाना साधा कि सरकार की सबसे बड़ी कमी है कि कोचिंग संस्थानों को जो है उन्होंने सही जांच नहीं किया, फायर की सुविधा क्या है उसको नहीं देखे, जिसको लेकर के विद्युत विभाग की भी लापरवाही उसमें आई कि हो सकता है शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी हो। इन विभिन्न मामलों को लेकर के कई मांगों को लेकर के उन्होंने आज जिलाधिकारी सुल्तानपुर को ज्ञापन सौंप करके अनुरोध किया कि इस पे कार्रवाई शासन को करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, लगातार शासन की तरफ से कार्रवाई हो भी रही है। एसआईटी का गठन भी हुआ है और एसआईटी ने अपनी प्राथमिक रिपोर्ट भी सौंप दी है मुख्यमंत्री कार्यालय को और साथ ही साथ इस पूरे मामले में एक और जो जानकारी निकल करके सामने आ रही कि रिपोर्ट
पीएमओ के पास भी पहुंच गई है और कहीं ना कहीं एक बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं जब जांच एसआईटी की पूरी हो सकती है। लेकिन सबकी निगाहें इस बात पर है कि क्या एसआईटी कुछ लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। और इसी सवाल का जवाब जानने के लिए बहुत जो एसआईटी है वो लगातार काम कर रही है। और सबसे बड़ी बात है कि जो तमाम जो कर्मचारी थे, चाहे वो सेवादार थे, जो जिनको दान का पैसा गिनने में जो लगे हुए थे, तमाम ऐसे लोग थे जिनकी जो भूमिका थी, उन सभी की भूमिका को कहीं ना कहीं आका है, उनके बारे में कलेक्टिव सारी जानकारी इकट्ठी की गई। और सबसे बड़ी बात है कि 5 साल के दान को लेकर के ऑडिट कराने की बात भी सामने आ रही है। तो एसआईटी ने काम अपना शुरू कर दिया और वो एसआईटी का काम रिजल्ट दिखाई भी दे रहा है। और कहीं ना कहीं बहुत सारे कर्मचारी जो हैं वो कहीं ना कहीं एसआईटी के रडार पर है। फिलहाल एसआईटी की जांच में क्या कुछ निकल करके सामने आता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि एसआईटी बहुत तेजी से काम कर रही है और हर एक पहलू पर ध्यान से ईमानदारी के साथ काम करती हुई नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं कोई भी जो दोषी है वो बख्शा ना जाए, इसका भी विशेष ख्याल रखी है और हर एक पहलू पर निगरानी रखते हुए एसआईटी काम करती हुई दिखाई दे रही है। आज एक बार फिर से एसआईटी वहां पर पहुंची और क्योंकि कल ही एसआईटी ने अपनी प्राथमिक रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय में सौंपी थी, प्रमुख सचिव गृह को सौंपी थी। और कहीं ना कहीं अब धीमे धीमे इस बात पर जो बातें हैं वो तेज होती हुई दिखाई दे रही है कि क्या एक बड़ा एक्शन एसआईटी की तरफ से कोई लिया जा सकता है, कि एसआईटी की टीम आज जानकारी आ रही है वो अयोध्या के लिए रवाना हो गई है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका एसपी सिंह इस तमाम जानकारी के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि एसआईटी को लेकर के जो राम मंदिर में चढ़ावा चढ़ता था उसको लेकर के जिस तरीके से इस वक्त राजनीति चल रही है और तमाम जो विपक्षी दल है वो कहीं ना कहीं बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, ये भी अपने आप में एक सवाल है। और इस वक्त जो एसआईटी है वो हर एक पहलू की जांच कर रही है और हर एक चीज की गहन जांच कर रही है, चाहे वो दान की बात हो, चाहे वो जो चढ़ावा चढ़ाया गया था उसकी बात हो, सारी चीजों की डिटेल इकट्ठा कर रही है और जो भी लोग जिम्मेदार हैं, जो दोषी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की बात कर रही है। लेकिन एक और बात आपको बता देते, जिस तरीके से लखनऊ में ये अग्निकांड हुआ है इस बिल्डिंग में, उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी और उसके बाद अधिकारियों को निर्देशित किया गया था कि मानकों का ख्याल रखा जाए, सुरक्षा जो मानक होते हैं उसको पूरा किया जाए और इस बात का विशेष ख्याल रखा जाए कि जो कोचिंग संस्थान है या जो नर्सिंग स्टेशन होते हैं वो बेसमेंट में कतई न संचालित हो। और जहां पर भी इस तरीके के जो संस्थान है, चाहे वो कोचिंग संस्थान हो, चाहे नर्सिंग की कोई व्यवस्था हो, हॉस्पिटल हो, होटल्स हो, कुछ भी हो, उन पर विशेष निगरानी रखी जाए। और एक बात उन्होंने ये भी कही कि इसको लेकर के किसी भी नागरिक का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए, बस मानकों का विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता है। ऐसे में एक बड़ी ड्राइव लखनऊ ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में चलने की तैयारी हो रही है और इसी का रिजल्ट है कि तमाम जो दुकानें थी, जो ऐसे जो बिल्डिंग्स थी जहां पर एग्जिट के पॉइंट्स एक ही थे, वहां पर कई जगहों से बोर्ड हटते हुए दिखाई दे रहे हैं और कई जगहों पर शटर में ताला लगता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि अब लखनऊ विकास प्राधिकरण फुल एक्टिव मोड में है, प्रशासन पूरे एक्टिव मोड में है और मुख्यमंत्री का निर्देश है। ऐसे में एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है, ना सिर्फ लखनऊ में बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में कार्रवाई हो सकती है और जगह जगह अधिकारी प्रशासन जो है वो लगातार ऐसी कार्रवाई, जो इस तरीके की बिल्डिंग है, जो इस तरीके की जहाँ पे कोचिंग संस्थान चल रहे हैं, वहां पर ऐसी एक्टिविटीज के खिलाफ कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। और उससे पहले ही जो लोग सतर्क हैं उन्होंने अपने संस्थानों में या अपने शटर्स पे ताला लगाना शुरू कर दिया। तो फिलहाल 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे हाजिर, दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।